यह एपिसोड टीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के समर्थन से तैयार किया गया है। वैज्ञानिक जीवन के कई पहलुओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर इस श्रृंखला को आप सुन रहे हैं, जो है आर मोबाइल वर्ल्ड। आपकी बेहतरीन प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी टिप्पणियों और आलोचनाओं का इस पॉडकास्ट पर स्वागत है। अपने श्रोताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर खुद को बेहतर बनाना हमारे लिए हमेशा खुशी की बात रही है। नेचर इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे मोबाइल फोन विज्ञान की शिक्षा के लिए और जनता के साथ जुड़ने के लिए एक बहुत मददगार साधन है। मोबाइल फोन लोगों को बड़ी मात्रा में सूचना और शैक्षिक संसाधन यानी रिसोर्सेस पहुंचा देते हैं बहुत इंस्टेंटली। इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ छात्र तेजी से विषयों पर शोध कर सकते हैं, डिजिटल पाठ्य पुस्तकों तक पहुंच सकते हैं और इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री का पता लगा सकते हैं। आइए इस एपिसोड की शुरुआत में आज हम मिलते हैं शालिनी शर्मा से, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही साइंस मीडिया सेंटर की फैकल्टी कोऑर्डिनेटर भी हैं। शालिनी, आपके लिए निजी तौर से और एक साइंस कम्युनिकेटर की हैसियत से भी मोबाइल फोन का क्या महत्व है? एक रिसर्चर के तौर पे जब मैं दूसरे देशों में जाती हूँ और मुझे वहाँ की भाषा का ज्ञान नहीं है, या मैं भारत में भी अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रही हूँ और मुझे वो वहाँ की लोकल जो भाषा है वो नहीं पता है, तो मोबाइल फोन में किसी ऐप का इस्तेमाल करूंगी कि हम उस बात को ट्रांसलेट करके एक दूसरे तक साझा कर पाए और बात कर पाए। अगर हम संस्थान की बात करते हैं तो अब संस्थान में देखते हैं कि अलग अलग तरीकों पे मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। चाहे वो एक टीचर के तौर पर मुझे अपने विद्यार्थी और स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करके रखना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, या क्लासरूम मॉडल्स वगैरह में आप चाहते हैं कि आप अपना सारा पढ़ाई लिखाई की जो भी आपके लेसन प्लान है वो अगर आप एक स्पेस पे रखना चाहते हैं, वहां पर उनके साथ एक संवाद कायम करना चाहते हैं, तो वो अब पॉसिबल है मोबाइल ऐप के थ्रू। मोबाइल ऐप से एक ये फायदा हुआ है कि जो चीजें पहले हम डेस्कटॉप पे करते थे और आपको एक जगह पे बैठ के वो चीज करनी होती थी, तो वो आपको एक थोड़ा सा बांध भी देता था। हालांकि उसकी अपनी कुछ फायदे भी है उस तरीके से काम करने के, लेकिन क्योंकि जीवन तेजी से बदला है मोबाइल के साथ साथ, तो अब हम देखते हैं कि लोग, हमारे स्टूडेंट्स और हम खुद भी बहुत सारी चीजें आते जाते चलते फिरते शायद कम अटेंशन के साथ लेकिन कर लेते हैं, तो सूचना हम तक पहुंच जाती है। भले ही मैं एक मिलेनियल जनरेशन को बिलोंग करती हूँ और हमने टेक्नोलॉजी का एक पूरा परिवेश चेंज होते हुए देखा है, लेकिन जिस तरीके से अब मोबाइल फोन और जो टेक्नोलॉजी अपनी तीव्रता से जो बदलाव आ रहा है, वो बदलाव सीखने में हमें आसानी होती है हमारे स्टूडेंट से, क्योंकि वो उसके फर्स्ट यूजर्स हैं। अगर मुझे कहीं अकेले जाना है तो मैं बिना मोबाइल के जाना नहीं पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे उतना सुरक्षित शायद अनुभव ना हो। मैं सूचना को अपने हाथ में अपनी पहुंच में रखना चाहूंगी। अगर एक अनजान इलाका भी है तो मैं वहां पर अपने आप मैप लगाकर पहुंच पाऊं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोबाइल फोन शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षण के तरीके में कैसे परिवर्तन ला रहा है? मोबाइल ऐप्स जो हैं वो एक बहुत व्यापक तौर पे आपको एंगेजमेंट का मौका देते हैं। आप नई चीजें सीखें और नई चीजें उन तक पहुंचाएं और पुरानी चीजों के बारे में लगातार चर्चाएं करते रहें। हमारे जो उपयोगकर्ता है, जो हमारे यूजर्स हैं, के लिए जो हमें एक सांस्कृतिक सामग्री की जो आवश्यकता होती है, वो सांस्कृतिक सामग्री को हम कैसे समझें, उसको कैसे नया नए तौर पर बनाएं और उसको कैसे नए नए तरीकों से अपने उपयोगकर्ताओं तक लेके जाएं, ये संभावनाएं मोबाइल फोन खोल सकता है। जो हमारा मटेरियल है उसको कलेक्ट करने का तरीका, उसको एक पूरे ग्रुप को एक ही तौर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है, वो सब आपके अलग अलग एप्स और प्लेटफॉर्म की वजह से चेंज हुआ। तो चाहे वो गूगल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मूडल हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, या कोई भी हो, तो ये स्पेसिफिक टूल्स हो सकते हैं जिसको हम डिजिटल एक्सपीरियंस बोलते हैं, कि आप उसको कैसे स्क्रॉल करेंगे, कितनी चीज आपको उतने 9 इंच के मोबाइल फोन में कितना चीज दिखाई देगी, डेस्कटॉप पे 16 इंच के लैपटॉप में कितनी दिखाई देगी, आपको वो समझना पड़ता है एज अ साइंस कम्युनिकेटर। इतना इंफॉर्मेशन का अथाह एक समुद्र टाइप सिनेरियो खुल जाता है तो हम डर जाते हैं कि अरे, हम उनको कैसे पता चलेगा कि ये साइंस है कि नहीं है ना, ये तथ्य है कि नहीं है, फेक साइंस तो नहीं है, फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। पर फिर यही तो हमारा काम है कि हम अपने क्लासरूम में अंतर निकालना बता पाए, सिखा पाए।
आप कई सालों से इस फील्ड में हैं, पर्यावरण अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन और शहरी अध्ययन पर काम कर रही हैं। कोई एक खास बदलाव जो प्रौद्योगिकी विकास की वजह से कक्षाओं और पाठ्य पुस्तकों में आ रहा हो, हमें बताएँगी? अगर आप ऐसी क्लासरूम में टेक्स्ट बुक ऐसी दें जो कि इंटरैक्टिव हो, मतलब उसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन उस टेक्स्ट में अगर आप कोई चीज़ समझना चाहें कि झूम कल्टीवेशन जो है वो मेघालय में कैसा है और मणिपुर में कैसा है और उसमें कैसे बदलाव आए हैं, तो ये बता के आप कितना समझा सकते हैं, जो कि आप दिखा के समझा सकते हैं, उस बदलाव को कैप्चर कर सकते हैं। और इस ऑडियो वीडियो कैप्चरिंग को क्या हमारे स्टूडेंट खुद कर सकते हैं क्या? मतलब हर बार जब एक नया ग्रुप आए स्टूडेंट्स का, तो वो खुद कैप्चर करें अपने उसी इलाके में वापस जाके। तो आप एक बिल्ड कर रहे हैं एक एक्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन पे। तो ये एक तरीका लाइव रिसर्च भी है, लाइव स्टूडेंट सोर्स डेटा जनरेशन भी हो गया और साथ ही साथ आप उसको तब्दील करके उस बुक के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो देयर इज़ अ कम्युनिटी बिल्डिंग आल्सो कि जो पहले आपसे आके इस क्लासरूम में पढ़े, इस कोर्स को पढ़े हैं, उन्हीं की बात को अब आप आगे बढ़ा रहे हैं। या तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं या आप उसमें बदलाव के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, उसी से जुड़ा हुआ एक जो काम होने वाला है, वो है कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को इंटरैक्टिव टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट करने का काम। आइडिया ये है कि आपकी जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, उसमें आप जो कंटेंट रिवाइज़ कर रहे हैं, वो मतलब आप जो टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें अलग-अलग जगहों पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, जिस क्यूआर कोड की अगर स्टूडेंट क्लिक करे मोबाइल फ़ोन से, तो वो क्यूआर कोड से या तो एक वेबसाइट रिसोर्स पे पहुँच जाएगा, या वो एक वीडियो देख पाएगा उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, या वो उसको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल पाएँगी जिससे वो खुद उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सके कि हमारे यहाँ ये हो रहा है। ये भी एक एग्ज़ाम्पल है जो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और ये आप सोचिए इसका स्केल कितना बड़ा है। पूरे आप एक नेशनल लेवल पर आप करने वाले हैं और एनसीईआरटी में अगर ये कायम हो जाता है आइडिया, ये एक्सपेरिमेंट, तो आप सोचिए इसकी रीच कितनी बड़ी होगी। जी, बिल्कुल सही। अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने में मोबाइल फ़ोन एक करामाती यंत्र बनकर सामने आया है और दुनिया के हर कोने में सोशल मीडिया की सफलता से हम सब वाकिफ़ हैं। आइए अब बात करते हैं रश्मि श्योरान से, जो आईआईटी गांधीनगर में प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय हैं। इनसे पूछते हैं कि कैसे ये मोबाइल उपकरण उन्हें अपने काम में फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा रीसेंट केस लूँ, तो जैसे मैं अभी अयुका आई हुई थी, तो क्योंकि मैंने पहले से ही अपने जो वीडियोज़ हैं, सोशल मीडिया पे डाले हुए थे। मैंने बताया हुआ है लोगों को कि मुझे एस्ट्रोनॉमी पसंद है, मैंने बताया हुआ है कि जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मैं किस टॉपिक्स पे बनाती हूँ। इस तरह से मैंने एक कनेक्ट बना रखा है, इंडिया के लोगों से और इंडिया के बाहर के लोगों से। एक छोटी-सी कम्युनिटी बन रखी है, जिसमें कोई भी नई चीज़ आती है, तो उसपे मैं वीडियो बना के डाल सकती हूँ और बाकी लोग उसको देखते हैं और फिर आपस में उसके बारे में बात करते हैं। तो जब मैं किसी दूसरे शहर में जाती हूँ और वहाँ के जो लोग हैं, उनसे भी पहले मैं कभी मिली नहीं हुई हूँ। लेकिन इस नए शहर में आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लोग हैं जिनको मैं इंटरनेट की वजह से या फिर इंस्टाग्राम के उनके जो अकाउंट हैं, जब मैंने उनके साथ कुछ डिस्कशन कर रखा है, वो मेरे लाइव में जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इस तरह के काम में आपको नए-नए शहरों में जाना पड़ता है और एस्ट्रोनॉमी के लिए तो जहाँ पे भी नाइट स्काई अच्छा है, जहाँ पे भी टेलीस्कोप सबसे बड़े-बड़े हैं, आपको वहाँ पे जाके ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उसके साथ-साथ एस्ट्रोनॉमी का ऐसा होता है कि हमको इतने सारे तारे होते हैं, जो अगर अच्छा आसमान है तो बहुत तारे दिखते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कौन-सा तारा कहाँ पे है। अब हमने टेलीस्कोप लगाया और हमने किसी तारे की तरफ पॉइंट करा, किसी प्लैनेट की तरफ पॉइंट करा, तो कोई कैसे मान ले कि ये वही चीज़ है? तो उसके लिए हम जैसे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जो पूरे नाइट स्काई का आपको एकदम मैप दे देती है कि कौन-सा तारा है, कब निकलने वाला है, कब छिपने वाला है, आज मून का कौन-सा फेज़ है, कैसा दिखने वाला है, आज से 4 घंटे बाद इस जगह पे इस दिन को कैसा दिखेगा। तो ये जब एप्लीकेशंस मेरे हाथ में है और मैं सामने वाले अपने ऑडियंस को किसी को भी बताती हूँ, तो बहुत ज़्यादा उनमें एक्साइटमेंट भी होती है। तो मुझे लगता है कि फ़ोन की मदद से जो मेरा काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, एस्ट्रोनॉमी के फ़ील्ड में भी और फ़िज़िक्स के फ़ील्ड में भी। खगोल विज्ञान को, जो कि एक बहुत उच्च स्तरीय विज्ञान माना जाता है, आम लोगों को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो उस खगोल विज्ञान को आम लोगों तक पहुँचाने में मोबाइल फ़ोन के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताएँ जो आप खुद व्यवहार करती हों? एस्ट्रोनॉमी वैसे तो बहुत ज़्यादा ऐप्स होते हैं, लेकिन जो मेरे फ़ेवरेट हैं, अगर आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं, तो जो स्टार गेजिंग ऐप्स है, उसमें एक ऐप का नाम होता है स्टार वॉक 2। ये मैंने पहले डाउनलोड करा था 2018 में, जब मैं एक एस्ट्रो कैंप में थी और तब से मैं अपने फ़ोन में यूज़ करती हूँ, फ्री वर्ज़न है।
स्टेलेरियम करके एक एप्लीकेशन होता है, स्टेलेरियम का वेब वर्ज़न भी होता है। इसका मतलब आपको कुछ डाउनलोड भी नहीं करना, आप उनकी बस वेबसाइट पे जाइए और आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बेहतरीन ऐप है, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आईएसएस, उसके लिए डिटेक्टर। तो उसमें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और कभी-कभी वो हमको ऐसा लगता है अर्थ से दिखता है और बहुत तेज़ एक तारे की तरह दिखता है। तो लोग सोचते हैं क्या देख लिया, यूएफओ था, प्लेन तो नहीं था, क्या था ये चीज़? अगर उनके फ़ोन में इस तरह की एप्लीकेशन है जो बता दे कि इस दिन आपको आईएसएस दिखने वाला है 2 मिनट के लिए या फिर इस दिन आपको हबल स्पेस टेलीस्कोप दिखने वाला है इतने मिनट, इतने सेकंड के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है क्योंकि जब मैंने पहली बार इसको देखा था, तो मैं भी नीचे से हाथ हिला रही थी, अपने कज़िन्स को दिखा रही थी कि वो देखिए, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो मुझे लगता है इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं, ऐसी वेबसाइट जिस पे जो भी अगली इवेंट आने वाली होती है, उसका पूरा का पूरा आपको डेटा मिल जाएगा। जो नासा की जो वेबसाइट है, उसमें अगर हम जाएँ, तो वो एक वीडियो निकालते हैं कि इस महीने में आपको क्या-क्या दिखने वाला है। तो आप ये वाली चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि इस महीने में कौन-कौन से इवेंट्स हैं और उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा को आम इंसान तक पहुंचाना और उसमें उनका संवाद और योगदान रखना, क्या मोबाइल फ़ोन के साथ सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ज़रूर की जा सकती है। एस्ट्रोनॉमी में क्योंकि हमारे पास जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ऐसा ही नहीं कि एक लैब में जो एस्ट्रोफिज़िस्ट है, वही इसका डेटा गैदर करे। एक बहुत ज़्यादा रिसेंटली एक अच्छी चीज़ आई जिसको हम कहते हैं सिटिज़न साइंस। मतलब लोग भी साइंस कर सकते हैं अपने घर बैठ के और मैंने ऐसे सिटिज़न साइंस प्रोजेक्ट में एक भाग भी लिया था। पैंडेमिक में मैं आई थिंक कॉलेज के बाद बस अपने गाँव में थी और मैं देख रही थी डिफरेंट इवेंट्स जो आते रहते थे। एक ऐसा इवेंट था जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि हम दुनिया के अलग-अलग कोनों से आपके फ़ोन के ज़रिए डेटा कलेक्ट करेंगे। आपको जो सबसे अच्छा जो नक्षत्र है, उसके कितने तारे दिख रहे हैं। तो हम यूज़ कर रहे थे जो हमारा सप्तऋषि है। सप्तऋषि में 7 तारे हैं, आपको कितने दिख रहे हैं? डिपेंडिंग अपॉन आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, सातों के सातों दिख रहे हैं और कुछ 2-3 इस तरह के अलग-अलग कॉन्स्टेलेशन थे। अगर आपके वहाँ पे बादल है या फिर कुछ भी है, उससे उन्होंने क्या निकाल लिया कि पूरे अर्थ पे लाइट पॉल्यूशन मतलब तारे कहाँ अच्छे दिखते हैं और कहाँ अच्छे नहीं दिखते। और 4000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा था और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड था, सारे के सारे 4000 लोगों को एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनने का भी मौका मिला था। तो मुझे लगता है इससे लोगों में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहना बनती है, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा बनी कि लाइट पॉल्यूशन क्या होता है, हमने ये काम ऐसे कैसे कर लिया, आधा घंटा लगा बस फ़ोन से करने में और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ इतने बड़े लेवल पे। तो मुझे लगता है कि लोग इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेटा में और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जिससे लोग क्या कर सकते हैं, अलग-अलग तरह की गैलेक्सी की फ़ोटो होती है, तो आपको पहले बताया जाता है कि ऐसी फ़ोटो है तो इस तरह की गैलेक्सी है और फिर हमारे ब्रह्मांड में तो कितनी गैलेक्सी हैं। जो एस्ट्रोफिज़िस्ट है वो कितनी गैलेक्सी को अलग-अलग कैटेगरी में दे सकते हैं और वो कंप्यूटर से भी कराएँ तो हर गैलेक्सी अलग दिखती है, शायद इतना आसान ना हो। तो ये काम वो लोगों पे छोड़ देते हैं। कि एक गैलेक्सी 10 लोगों को दिखाई जाएगी, अगर 8 ने कह दिया कि ये वाली गैलेक्सी है, तो हाँ, इसको हम कन्फर्म करके आगे डाल देंगे। तो इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज़ हैं, हज़ारों-हज़ारों में फ़ोटो हैं और जब सारी दुनिया मिल जाती है, तो यूनिवर्स उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि लोग घर बैठे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज़ अ हॉबी तो कर ही सकते हैं, लेकिन रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है। मोबाइल फ़ोन एक शक्तिशाली शैक्षिक उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं। छात्रों और आम जनता तक वैज्ञानिक सामग्री, उसकी उत्तेजना और आभासी प्रयोग पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी अलग-अलग जगह पर बैठे हमारे श्रोताओं को खगोल विज्ञान का अपडेट भी सुनाया जा सकता है। तो अंतरिक्ष का कोई ऐसा अपडेट हो जो अभी आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगी? जिस दिन भी पॉडकास्ट आए, आप ये देखिए कि जो आपका सूरज है, वो कहाँ से राइज़ हुआ और कहाँ सेट हुआ। क्योंकि सर्दियों के दिनों में ऐसा होता है कि जो सूर्य है वो ऐसा नहीं कि एकदम ईस्ट से निकलता हुआ दिखा और वेस्ट में छिपता हुआ दिखा, वो आपको शायद मार्च के दिनों में दिख जाए। तो भी बहुत अच्छा टाइम है सर्दियों के दिनों में, जब भी आपको टाइम मिले जनवरी में, मिड जनवरी में, लेट जनवरी में, आप पहले तो ये देखिए कि सूरज एक्चुअल में निकल कहाँ से रहा है और उसकी फ़ोटो खींच लीजिए। और 21-22 मार्च को दोबारा से देखिए कि सूरज कहाँ से निकलता हुआ दिखा और छिपता हुआ दिखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी फ़ोटो बन सकती है इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं कि सूरज अलग-अलग जगह से निकल रहा है पूरे साल भर और छिप रहा है। उसके अलावा जो नया साल होता है जब रातें बहुत बड़ी-बड़ी होती है, तो एक बहुत बेहतरीन मीटियोर शावर भी आता है। जैसे पिछला अभी जेमिनिड्स गया था, बहुत लोगों ने देखा। अगर आपसे मिस हो गया, तो आप क्वाड्रेंटिड्स मीटियोर शावर होता है जनवरी 2 और 3 को
बहुत अच्छा उसमें देखने को हमें मिलता है। बहुत 10, 20, 100 इतने आपको मीटियोर शार्स शूटिंग स्टार्स दिख सकते हैं। शायद आपकी विश पूरी हो ना हो, लेकिन आई होप आपको नज़ारा तो बहुत अच्छा मिलेगा। वैज्ञानिक साहित्य, व्याख्यान और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच, वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ावा देना, ये सब हाथ में इस छोटे से उपकरण से संभव हो रहा है आजकल। लेकिन इस पॉडकास्ट को अंत करने से पहले हम शालिनी से मोबाइल फोन की सही भूमिका पर भी कुछ महत्वपूर्ण बात सुन लेते हैं। मोबाइल फोन और साइंस कम्युनिकेशन में काम करते हुए हम 3 चीजें समझ लें। एक तो हम क्षमता बढ़ाएं और अपनी खुद की जानकारी बढ़ाएं। दूसरा ये है कि हम इसकी पहुंच को सुगम और आसान बनाएं, और जो संवाद है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस संवाद को प्रोत्साहित करें कि ये बढ़े और ये इक्वल हो, इसमें अलग-अलग तरीके के लोग आ पाएँ। लेकिन ये सब होते हुए भी आप केवल टेक्नोलॉजी में उलझ के ना रह जाएँ। विज्ञान, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक साइंस, नॉन साइंस, इन सबको समझना और गलत सूचना जो है वो उससे लड़ने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये है कि सटीक जानकारी के साथ आप परिदृश्य को बदलें। ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी सामने रखें जो कि लोगों के लिए समझने में और पचाने में आसान हो, जो आकर्षक हो और जो मोबाइल उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए साझा करने में भी आसान हो। तो हमें उस पे भी ध्यान रखना चाहिए कि साइंस, साइंस रहे, मैसेज शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड। इसी तरह मोबाइल फोन की बहुत सारी उपलब्धियों को आर मोबाइल वर्ल्ड की इस सीरीज में हम शामिल करते रहेंगे। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी और ये है भारत में विज्ञान से जुड़े सभी विषयों के लिए नेचर इंडिया पॉडकास्ट। इस एपिसोड के समर्थन के लिए डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस को धन्यवाद।